नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 जो 2026 में होगा, उसमें कंप्यूटर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे और बहुत आसान प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको दोनों प्रश्नों की तैयारी करनी है, आसान की भी और कठिन की भी। तो उस उद्देश्य से ये आज की क्लास में लेकर आया हूं। यहां पर आपको एक अच्छी क्लास मिलने वाली है, एक मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसमें एक बार में आप पूरा सिलेबस देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के इतिहास एवं परिचय से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरे टेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो क्या है? कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। दुनिया का पहला प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस को माना जाता है, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए कोड लिखा था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तो जो पुरानी टीवी थी और कंप्यूटर थे, तो उनमें क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। इसकी वजह से वो टीवी और कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते थे, वो इतने चौड़े और भारी भरकम होते थे। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग शुरू हुआ, जो सिलिकॉन की बनी होती थी। यहां से आईसी चिप्स जब आई तो कंप्यूटर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इनके रखरखाव बहुत आसान हुए और इनका स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ गई। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जैसे इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उस समय इसने बनाया और उसी से पूरा जो विश्व है कंप्यूटर की तरफ एकदम मोहित हो गया। पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई। एआई और यूएलएसआई तकनीक पर आधारित है। तो इन कंप्यूटर्स में अब तो आपके हाथ में है, मोबाइल है, आपका टैबलेट है, आपका लैपटॉप है। ये सब क्या है? जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूएलएसआई है। तो इससे क्या होता है? कंप्यूटर बहुत सारी चीजें स्वयं कर लेता है, उसे आपका सिर्फ निर्देश पाना होता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनेक था, जिसे 1946 में बनाया गया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे सीडैक पुणे ने विकसित किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह आपके एग्जाम में आ सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं, उसमें सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था। तो जो भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था, उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन जॉन वान न्यूमैन ने तैयार किया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े सर्वर के रूप में बैंकिंग और रेलवे में होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उनका उपयोग बड़े सर्वर के रूप में बैंकिंग और रेलवे में होता है। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पीसी कहते हैं, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। पेट्रोल पंप पर लगी मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। जो आईसी चिप है, उसका आविष्कार किसने किया? जैक किल्बी ने किया था। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है, जो सीपीयू के अंदर स्थित होती है। लैपटॉप का जनक एडम ओसबोर्न को माना जाता है। क्वांटम कंप्यूटर गणना के लिए क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। तो जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर हैं। जो जितने भी आप बड़े बड़े ऑपरेशन देखते हैं, स्पेस ऑपरेशन, तो वहां पर क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। वो बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं, ऑपरेशन को लीड करते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में फ्रंटियर है। और देखिए, जब आपके एग्जाम तक हो सकता है ये बदल जाए। करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्तमान में फ्रंटियर है, यूएसए में है, और ये वहां के परमाणु और रक्षा जो कार्य हैं उनको संपादित करता है।
डाटा कच्चे तथ्यों को समूह है, जबकि सूचना संशोधित डाटा है, संसाधित डाटा है, प्रोसेस्ड डाटा है। डाटा क्या है? आपने जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली वो सब क्या है? एक डेटा है। लेकिन जब आप उसको सुव्यवस्थित कर देते हैं, कॉलम में बांट देते हैं, रो में बांट देते हैं और टेबल्स में सही तरीके से लगा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। कंप्यूटर में त्रुटि यानी कि एरर को तकनीकी भाषा में बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। जब कंप्यूटर में की प्रोग्रामिंग में कोई एरर आ जाती है, प्रोग्रामिंग की भाषा में कोई एरर आ जाती है, तो वहां पर उसको बग कहते हैं कि ये बग आ गई है। अब हम एक बार में संक्षिप्त में कंप्यूटर की पीढ़ियां देख लेते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। प्रथम फर्स्ट जनरेशन जो था उसका टाइम पीरियड 1946 से 1959 था। मुझे नहीं लगता आपसे ये टाइम पीरियड पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था और बहुत बड़े होते थे, खर्चीले होते थे, केवल मशीनी भाषा को समझते थे। इसका उदाहरण है इनिएक। तो उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि इनिएक कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1959 से 1965 तक चलते हैं। यहां पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू होता है। पहले से छोटे हैं, पहले से तेज हैं, असेंबली भाषा का प्रयोग शुरू कर देते हैं और उदाहरण है आईबीएम 7094। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो 1965 से 1971 के बीच में है। यहां पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर का प्रयोग, ओएस का विकास, उदाहरण आईबीएम 360। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो जाता है, मॉनिटर का प्रयोग शुरू हो जाता है, कीबोर्ड का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो क्या है? ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की पहचान है। अब चतुर्थ पीढ़ी में जब हम बढ़ते हैं तो बीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग यहां पर शुरू होता है। टाइम पीरियड होता है 1971 से 80। पीसी की क्रांति, इंटरनेट की शुरुआत और एप्पल सेकेंड आपका यहां पर आ जाता है। पांचवी पीढ़ी जब आती है तो यहां पर 1980 के से अब तक की जो पीढ़ी है वो पांचवी पीढ़ी कहलाती है और यहां पर यूएलएसआई और एआई का प्रयोग शुरू होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शुरू होता है, रोबोटिक्स आ जाता है, सुपर कंप्यूटर बनने लगते हैं। तो ये पांचवी पीढ़ी है एआई। अब बहुत जल्दी ही आपको छठी पीढ़ी भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें क्या नया आएगा, क्या क्रांतिकारी होगा, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। ये सब हमारी पीढ़ी में ही हमको देखने को मिल जाएगा। तो 1946 से लेकर 1980 तक कंप्यूटर की क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और वो सारे परिवर्तन इन पीढ़ियों के माध्यम से हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन पीढ़ियों को याद करने का, पढ़ने का केवल यही मतलब है कि कंप्यूटर ने किस गति से, किस प्रकार से, किन बदलावों से गुजरकर विकास किया है। अब बढ़ेंगे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपने बहुत ही बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लीजिए। एएलयू का कार्य अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करना होता है। तो इसका क्या होता है? अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिकल गणनाएं करना एएलयू का काम होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। सीयू कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के सभी घटकों के बीच तालमेल और नियंत्रण रखता है। तो जो सीयू है वो कंट्रोल यूनिट होता है, कंप्यूटर के जितने भी घटक हैं उनके बीच तालमेल बनाता है, कंट्रोल करता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थाई मेमोरी होती है। बिजली जाने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है। जब आप जो करंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो डेटा चला जाता है, क्योंकि वो रनिंग प्रोसेस में है। तो उसको सेव करने के लिए रोम होती है, वो एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें BIOS स्टोर होता है। ठीक है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, जितने भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैम वो है जो आपके फोन में सबसे छोटी होती है। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक अब आने लगी है, 12 GB। और जो आपकी रोम होती है वो होती है जो 64, 128, 256, 512। जो बड़ी होती है वो रोम होती है, जो छोटी होती है वो रैम होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, रैम आपकी अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम रन होते हैं वो इसी मेमोरी में रन होते हैं। आपके जितने ऐप हैं वो रैम में लोड होते हैं और जो आपका फाइल सेव होता है, डेटा सेव होता है, वो रोम में सेव होता है। जो मूवी आपने डाउनलोड की वो रोम में सेव होगी, लेकिन जब आप कोई ऐप ओपन करेंगे तो वो रैम में रन करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा।
कैश मेमोरी, इसको आप कैच भी पढ़ सकते हैं लेकिन कैश पढ़ते हैं। सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है और गति बढ़ाती है। ठीक है। मदरबोर्ड को पीसीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये आराम से आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं और कहीं ले जा सकते हैं। एसएसडी एचडीडी से तेज और हल्की होती है क्योंकि इसमें घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते हैं। तो जो एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बहुत तेज काम करती है। कंप्यूटर में अगर ये पड़ जाती है तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। एक निबल बराबर 4 फीट्स होता है। देखिए, बड़े वाले तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, छोटे वाले याद करना थोड़ा कठिन काम है क्योंकि हम इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो एक निबल जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें 4 बिट्स होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इस प्रकार ये पूरी श्रृंखला बनती रहती है। आपको लगातार ये कवर करवाऊंगा तो आप नहीं भूलेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर काम नहीं करता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? विंडोज है, लाइनक्स है और आपके फोन में एंड्रॉयड है ना। तो ये सब क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनको कहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। जैसे एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, नोटपैड है ना, आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक का ऐप है। तो ये क्या है? ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं। ट्विटर का, इंस्टाग्राम का ऐप है, ये सब क्या आप विशिष्ट काम कुछ करते हैं इस पे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन का एंड्रॉयड है, उस पर आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, नोटपैड भी चला रहे हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में बदल देता है। तो जो कंपाइलर होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है, जैसे लाइनक्स है, एंड्रॉयड है। फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो निर्माण के समय ही हार्डवेयर में डाल दिया जाता है। बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पीओएसटी का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो बूटिंग के समय होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लूरे डिस्क की क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, 25 जीबी से 50 जीबी तक। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को ओएस से जोड़ता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीबोर्ड सबसे प्रमुख इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें सामान्यतः 104 कुंजियां होती हैं। माउस का आविष्कार डगलस एंजेल बार्ट ने किया था। MICR का उपयोग बैंकों में चेक क्लियरिंग के लिए किया जाता है। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैन की गई इमेज को एडिट करने योग्य टेक्स्ट में बदलता है। OMR की अगर बात की जाए तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का उपयोग परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने में होता है। बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करके प्रोडक्ट की जानकारी पढ़ता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता रिजोल्यूशन और पिक्सल में मापी जाती है। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो शोर करता है। प्लाटर का उपयोग बड़े आकार के मानचित्र और ब्लूप्रिंट छापने के लिए होता है। जो आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं वो प्लाटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ध्वनि में बदलता है। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। प्रोजेक्ट एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जो स्क्रीन पर बड़ी छवि दिखाता है। जो प्रोजेक्टर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर बड़ी छवि दिखाता है।
लाइट पेन का उपयोग स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की F1 और F12 तक की कुंजियों को फंक्शन कीज कहते हैं। F1, F2, F3 तक से ऐसे ही F12 तक होती हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज। टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो वो टच स्क्रीन होती है। प्रिंटर की गति पीपीएम में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच। थर्मल प्रिंटर का उपयोग अक्सर एटीएम मशीनों और रसीद प्रिंट करने में होता है। एलसीडी का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की और प्रोटोकॉल की। इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को माना जाता है। अर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। WWW का आविष्कार 1989 में टिम वर्नर्स ली ने किया था। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान है। IPv4 का पता 32 बिट का होता है, जैसे 192.168.1.1। IPv6 पता 128 बिट का होता है जो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम वेबसाइट के नामों को आईपी में बदलता है। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एचटीटीपीएस में एस का अर्थ सिक्योर होता है, जो सुरक्षित होता है, जो एसएसएल और टीएलएस एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर फाइल अपलोड करने और डाउनलोड करने में होता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर का भौतिक पता है जो 48 बिट का होता है। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो है, एयरटेल है और भी बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। बीएसएनएल है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोसैक था। कौन सा था? मोसैक या मोजेक। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफैक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज वेब ब्राउजर के उदाहरण है और भी बहुत सारे हैं। जियो ब्राउजर भी आ गया है। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो जानकारी ढूंढने में मदद करती है, जैसे गूगल है, बिंग है, डगडगगो है, याहू था पहले, है ना। तो ये सारे सर्च इंजन है। कुकीज छोटी फाइलों के रूप में उपयोगकर्ता की जानकारी ब्राउजर में सेव करती हैं। बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पर आपकी पहचान और लोकेशन को गोपनीय रखता है। HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। मॉडेम का कार्य मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज माध्यम है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे तेज माध्यम है। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ है भौतिक वस्तुओं का इंटरनेट से जोड़ना। टीसीपी आईपी इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल स्वीट है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल स्वीट। तो ये सारे आपके 100 जो वन लाइनर थे। तो यहां तक आपने देखा आईओटी जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका जो फैन है वो डिजिटली रूप से वाईफाई से जुड़ गया, इंटरनेट से जुड़ गया, आपके घर के कैमरे जुड़ गए, तो ये आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हम बात करेंगे आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। स्मार्टफोन एक हाथ में रखने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो मोबाइल ओएस पर चलता है। जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ड्रोन को यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। ब्लूटूथ कम दूरी के लिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है, WPAN। स्मार्ट वॉच स्वास्थ्य निगरानी के लिए सेंसर जैसे हार्ट रेट मॉनिटर का उपयोग करती है। बीआर एक आभासी दुनिया का अनुभव कराता है। ई रीडर जैसे कि किंडे का उपयोग डिजिटल किताबें पढ़ने के लिए होता है। स्मार्ट स्पीकर वॉइस कमांड पर काम करते हैं, जैसे अलेक्सा है, गूगल होम है। टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल के बीच का टच स्क्रीन डिवाइस है। ओटीजी केबल से हम मोबाइल में पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्विक रिस्पांस कोड है। आरएफआईडी टैग्स का उपयोग फास्टैग में टोल कनेक्शन के लिए होता है। हॉटस्पॉट आपके मोबाइल का डेटा को वाईफाई के जरिए दूसरों से साझा करता है। पावर बैंक एक पोर्टेबल बैटरी है जो गैजेट्स चार्ज करने के काम आती है।
HDMI केबल का उपयोग ऑडियो और वीडियो दोनों को एक साथ ट्रांसमिट करने में होता है। बायोमेट्रिक सेंसर फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान सुरक्षा प्रदान करता है। USB-C एक आधुनिक और रिवर्सेबल कनेक्टर है जो तेज चार्जिंग देता है। गूगल मैप्स नेविगेशन और रियल टाइम ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग होता है। डिजी लॉकर में आप अपने दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और ये भारत का क्लाउड स्टोरेज है। तो भारतीय गवर्नमेंट का क्लाउड स्टोरेज क्या है? डिजी लॉकर। उमंग ऐप भारत सरकार की सभी ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए एक जगह उपलब्ध कराता है। किसमें? उमंग ऐप में। अब हम बात करेंगे ईमेल की तरफ। ईमेल भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल पते में दो भाग होते हैं, एक यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम। तो जैसे आपका है raju@gmail.com, तो राजू जो है वो यूजर नेम है और @gmail.com जो gmail.com है वो डोमेन नेम है। SMTP का उपयोग ईमेल भेजने सेंडिंग के लिए किया जाता है। POP3 और IMAP का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। CC का अर्थ है कार्बन कॉपी, इसमें सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे का पता दिखता है। BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे का पता नहीं दिखता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है CC और BCC। CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, आप यानी कि जितने लोगों को आपने भेजा है सबको पता चलेगा कि आपने ये ईमेल इतने लोगों को भेज दी है। BCC में दूसरों को नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल किन किन लोगों को गई है। स्पैम को जंक या अवांछित मेल भी कहा जाता है। ईमेल में डिलीट किए गए मैसेज ट्रैश या बिन फोल्डर में जाते हैं। जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज 25 MB तक हो सकता है। फिशिंग ईमेल का उद्देश्य आपकी निजी जानकारी चोरी करना होता है। ईमेल हस्ताक्षर ईमेल के अंत में स्वतः जुड़ने वाला टेक्स्ट है। ड्राफ्ट फोल्डर में वे ईमेल होते हैं जो लिखे गए हैं पर भेजे नहीं गए। सब्जेक्ट लाइन ईमेल का संक्षिप्त विषय बताती है। रिप्लाई ऑल का उपयोग सेंडर और सीसी में शामिल सभी लोगों को उत्तर देने के लिए होता है। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस प्रोटोकॉल ईमेल में मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो भेजने की अनुमति देता है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। डोमेन नेम जैसे gmail.com बताता है कि ईमेल किस सर्वर पर होस्ट है। ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान यानी कि स्पेस की अनुमति नहीं होती है। इनबॉक्स में प्राप्त हुए सभी ईमेल संग्रहित होते हैं। तो ईमेल से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी जानकारी थी वो अभी आपने पढ़ी है और ये आपके 140 वन लाइनर कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर हम प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल संचालन के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने बनाया है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल डिवाइसेस में ही उपयोग होता है। प्ले स्टोर जो है वो एंड्रॉयड ऐप्स डाउनलोड करने का आधिकारिक स्रोत है। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना अनिवार्य है। डिफॉल्ट प्रिंटर वह है जिस पर प्रिंट कमांड स्वतः जाती है। IMEI नंबर मोबाइल की विशिष्ट पहचान संख्या होती है 15 अंकों की। IMEI नंबर चेक करने के लिए कोड *#06# डायल करें। टेथरिंग का उपयोग मोबाइल के इंटरनेट को पीसी से कनेक्ट करने के लिए होता है, इसे USB के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा। GPS लोकेशन ऑन करने से मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होती है। जब आप फेस अनलॉक ओपन करते हैं, लोकेशन ओपन करते हैं, तो इन सारी चीजों से आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो जल्दी खत्म होती है। स्क्रीन रोटेशन मोबाइल को क्षैतिज या लंबवत पकड़ने पर डिस्प्ले बदलता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अर्थ है कागज के दोनों तरफ प्रिंट करना। फैक्ट्री रीसेट मोबाइल के सभी डेटा को मिटाकर उसे नया जैसा बना देता है। सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लाउड सिंक से आपका डाटा सर्वर पर बैकअप हो जाता है। प्रिंट स्पूलर एक सर्विस है जो प्रिंट जॉब्स को मेमोरी में कतार में रखती है। एयरप्लेन मोड चालू करने पर सभी वायरलेस सिग्नल बंद हो जाते हैं। कैश डाटा क्लियर करने से ऐप की स्पीड बढ़ सकती है और स्टोरेज खाली होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट प्रिंट करते समय कागज को नहीं छूते। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट खड़ा और लैंडस्केप
आड़ा। कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स से हम सिस्टम की सेटिंग्स बदल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही, वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .docx होता है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में कट कॉपी पेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, पिछले कार्य को रद्द करने के लिए। पिछले कार्य को दोबारा करने के लिए रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणना के लिए होता है। इसमें हम टेबल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। किसी भी फार्मूले की शुरुआत में एक्सेल में हमेशा इक्वल टू यानी कि बराबर चिन्ह होता है। हाइपरलिंक जोड़ने के शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। किसी भी आप वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कंट्रोल को मैंने सेलेक्ट किया है और फिर अगर मैं कंट्रोल प्लस के कर दूंगा तो वहां पर हाइपरलिंक जोड़ने का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी दबाई जाती है। रिबन विंडो के ऊपर का भाग है जहां टैब्स और टूल्स होते हैं। हेडर पेज के ऊपरी मार्जिन में और फुटर निचले मार्जिन में होता है। स्पेलिंग चेक के लिए फंक्शन की F7 का उपयोग होता है। फाइंड और रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच है। जैसे मैंने किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करना है, किसी वर्ड को, तो मैं कंट्रोल प्लस एच करूंगा और जो वर्ड रिप्लेस करना है उसको फाइंड वाले स्थान पर रखूंगा और जो रिप्लेस करना है जिससे उसके स्थान पर, जैसे राजू की जगह सुरेश करना है तो फाइंड वाले जो काला स्पेस है वहां पर मैं लिख दूंगा राजू, तो वो राजू को ढूंढेगा और रिप्लेस वाले स्थान पर लिख दूंगा सुरेश, तो सुरेश को सुरेश नेम हर जहां जहां राजू होगा वहां पर वो सुरेश कर देगा। एक्सेल में सम जो ब्रैकेट है फंक्शन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए होता है। एक्सेल में एवरेज औसत निकालने के लिए प्रयोग होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है, ये अभी आप पढ़ चुके हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल दबाया जाता है। जैसे कोई पेज पे जितना डेटा है, अब आपको उसको पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर चाहते हैं कि आप उसको कॉपी करें तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे। फिर चाहते हैं कि वो कट हो जाए तो वहां पर कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे। या चाहते हैं कि आपने पहले से कुछ कॉपी कर रखा है, अब वो आप पूरे की जगह पर नया पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए के जगह दबा के आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब वहां पर आप कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे तो वहां पर वो नया डेटा जो आपने कॉपी कर रखा था वो पेस्ट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है कि आप जो प्रिंट करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को लाइन के ऊपर जैसे एक्स स्क्वायर लिखता है तो इसको क्या कहलाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जो आप फार्मूले बना पढ़ा होगा आपने मैथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इस तरीके का जब आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे उदाहरण में यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं जब ऊपर लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है जब हम नीचे लिखते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O D2O, तो इनको जब नीचे लिखना हो तो उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। टेक्स्ट को लाइन के नीचे लिखता है। गटर मार्जिन बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई अतिरिक्त जगह होती है। जो आप देखते हैं कि एक स्पेस छोड़ा जाता है चारों तरफ बॉर्डर के, तो वो क्या होता है, गटर मार्जिन कहलाता है। मैक्रो रिकॉर्ड की गई कमांड्स की श्रृंखला है जो कार्यों को स्वचालित करती है। मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए होता है। एक्सेल में काउंट फंक्शन केवल उन सेल को गिनता है जिनमें संख्याएं हैं। नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन होती है। अंतिम सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं। टेबल रो और कॉलम का ग्रिड है जो डेटा व्यवस्थित करता है। थिसॉरस टूल का उपयोग पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए होता है, सिनोनिम्स शब्द जिनको कहते हैं। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आप लेफ्ट कॉर्नर, जो ये इलाका है आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इधर हो जाए तो लेफ्ट कॉर्नर अलाइनमेंट। जब आप इधर चाहते हैं इस तरफ स्क्रीन के अलाइन हो जाए तो राइट कॉर्नर। सेंटर कॉर्नर आपका ये है कि पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, जैसे आप पोइट्री लिखते हैं, कविता लिखते हैं तो उसको आप चाहते हैं कि वो बीच में दिखे।
या कोई हेडिंग लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि बीच में दिखे, तो सेंटर अलाइनमेंट होता है वो। और जब जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आपका चारों तरफ से बराबर टेक्स्ट फैले, कोई भी लाइन कम ज्यादा ना हो, तो उसको जस्टिफाई के द्वारा ठीक किया जाता है। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट को दोनों मार्जिन पर बराबर फैलाता है। चार्ट डाटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। फार्मूला बार एक्सेल में सेल की सामग्री और सूत्र दिखाता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। वर्कबुक कई वर्कशीट का संग्रह होता है, एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। फिल्टर का उपयोग डेटा को विशिष्ट शर्तों के अनुसार छांटने के लिए होता है। आप लोग अगर कमेंट में कहेंगे तो एक्सेल कैसे काम करती है, वर्ड जो एमएस वर्ड है वो कैसे काम करता है, वो मैं आपको लाइव प्रयोग करके भी दिखा दूंगा अगर आप लोग कमेंट में डिमांड करेंगे, ताकि चीजें आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएं। पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करें। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, तो ये सारी चीजें एमएस ऑफिस में आती हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओएस सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार आपको कंटेंट मैं बार बार ला के दूंगा, आप बहुत ही आसानी से चीजों को ग्रैब कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और पीडीएफ देखिए अभी आपको 100 रुपए में मिल रही हैं, जैसे ही एडमिशन पर्याप्त हो जाएंगे तो इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगले 2-3 दिन में आप अपना, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लेखपाल बैच से जुड़ जाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुगरवर्क ने 2004 में की थी। ट्विटर को अब एक्स के नाम से जाना जाता है, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इंस्टाग्राम मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने का प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट है जो जॉब सर्च में मदद करती है। तो जितने भी आपके प्रोफेशनल जॉब डूअर होते हैं जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, एमबीए, बीटेक, बीबीए, एमटेक, जितनी भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं आपकी, तो वहाँ पर कॉर्पोरेट वाली, वहाँ पर लिंक्डइन के द्वारा जॉब सर्च भी होती है और अपनी पोस्ट करके वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। G2C का अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। अभी मैंने आपको बताया था जो डिजी लॉकर है वो भारतीय सरकार का, भारत की गवर्नमेंट का क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। उमंग का पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। IRCTC भारतीय रेलवे की ई टिकटिंग टिकटिंग सेवा है। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल का हिस्सा है। ये पहले जो यूट्यूब किसी और ने बनाया था, गूगल ने इसको खरीद लिया था। हैशटैग का उपयोग सोशल मीडिया पर किसी विशेष विषय को ट्रेंड कराने के लिए होता है। कू ऐप को ट्विटर के भारतीय विकल्प के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बंद हो चुका है। पासपोर्ट सेवा विदेश मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है। ओटीपी का पूर्ण रूप वन टाइम पासवर्ड है जो सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। एम परिवहन ऐप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की डिजिटल कॉपी रखता है। रियल टाइम ओएस का उपयोग समय बाधित कार्यों जैसे रॉकेट लॉन्च में होता है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटिकेट इंटरनेट पर व्यवहार करने के लिए शिष्टाचार और नियम होते हैं। ब्लॉग एक व्यक्तिगत वेबसाइट या वेब पेज है जहां विचार साझा किए जाते हैं। तो जो ब्लॉग स्पॉट है और इसके blogspot.com, blogger.com पे जाके आप, ये गूगल की कंपनी है जहां पर आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और अपने विचार, अपना एजुकेशनल थॉट्स या किसी कहानियों की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। टेलीग्राम एक क्लाउड आधारित मैसेजिंग ऐप है। ई साथी यूपी सरकार का पोर्टल है जहां प्रमाण पत्र, जाति आय बनते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया है। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर बंद अवस्था से चालू किया जाता है। वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है। कर्नेल ओएस का कोर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सारथी पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित है।
मेरी पहचान एक सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है, एसओ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल वित्तीय उपकरण। यूपीआई। यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका यूपीआई का पूर्ण रूप है। यूपीआई को एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर में फंड ट्रांसफर बैच में होता है। आरटीजीएस, आरटीजीएस जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, बड़ी राशि के तुरंत ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 2 लाख। आईएमपीएस का अर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 24x7 उपलब्ध है। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए *99# डायल करें बिना इंटरनेट बैंकिंग के। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से फिंगरप्रिंट द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। ई वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे डिजिटल रूप में पैसे स्टोर करते हैं। सीवीवी का पूर्ण रूप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है, जो कार्ड के पीछे 3 अंकों का होता है। ओटीपी ऑनलाइन लेन देन के लिए 2 चरणीय प्रमाणीकरण 2FA का हिस्सा है। रुपे कार्ड एक भारतीय घरेलू कार्ड नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। क्यूआर कोड में जानकारी क्षैतिज और लंबवत 2D दोनों तरह से स्टोर होती है। आईएफएससी कोड 11 अक्षरों का होता है, जो बैंक शाखा की पहचान करता है। केवाईसी का पूर्ण रूप है नो योर कस्टमर। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग कार्ड स्वाइप करके भुगतान लेने में होता है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम सीटीएस चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में क्लियर करता है। डिजिटल रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एमआईसीआर कोड 9 अंकों का होता है, जो चेक पर नीचे लिखा होता है। नेट बैंकिंग के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा और भविष्य कौशल की। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को हमलों से बचाने का अभ्यास है। मालवेयर का पूर्ण रूप मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस का एक प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बनाता है और फाइलों को खराब करता है। वार्म नेटवर्क के माध्यम से स्वतः फैलता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है। रैनसमवेयर आपकी फाइलों को लॉक कर देता है और खोलने के बदले फिरौती पैसे मांगता है। फिशिंग में हैकर्स नकली ईमेल, वेबसाइट के जरिए पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। स्पूफिंग का अर्थ है अपनी पहचान छुपाकर किसी और होने का नाटक करना, यानी कि डुप्लीकेट चीजें दिखाना। दिखेगा कि है ये वही, लेकिन कुछ और होता है वहां पर। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश है। व्हाइट हैट हैकर सुरक्षा कमियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, जिसको इथिकल हैकर्स कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को बड़ा पैसा देती हैं ताकि उनके सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और उनके सिस्टम को हैक फ्री रखा जा सके। ब्लैक हैट हैकर्स नुकसान पहुंचाने या चोरी करने के लिए हैकिंग करते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत ट्रैफिक को रोकती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मालवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करता है, जैसे नॉर्टन क्विक हील। डीडोएस हमले का उद्देश्य सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजना है कि वह क्रैश हो जाए। तो जो डीडोएस हमले का उद्देश्य होता है वो सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजता है कि वह क्रैश हो जाता है। की लॉगर आपके द्वारा दबाई गई कुंजियों का रिकॉर्ड करता है। आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने वाला मुख्य कानून है। कुकीज चोरी से हैकर आपके लॉगिन सत्र को हाईजैक कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह होने चाहिए। स्पाईवेयर चुपके से आपकी जासूसी करता है। कैप्चा यह सुनिश्चित करता है कि यूजर इंसान है या रोबोट। वोटनेट संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसे हैकर्स कंट्रोल करते हैं।
साइबर स्टॉकिंग का अर्थ है इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या पीछा करना। एन्क्रिप्शन डाटा को कोड भाषा में बदल देता है ताकि कोई उसे पढ़ ना सके। वीपीएन पब्लिक वाईफाई पर आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। सर्ट इन भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभालती है। तो बताइएगा आप में से कितनों को पता था कि सर्ट इन भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभालती है। जीरो डे अटैक उस कमी का फायदा उठाता है जो डेवलपर को पता नहीं होती है। तो जो जीरो डे अटैक है उस कमी का फायदा उठाता है जो डेवलपर को पता नहीं होती है। रूट किट हैकर को सिस्टम का एडमिन एक्सेस छुपाकर देता है। एडवेयर बिना अनुमति के स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाता है। सलामी अटैक में खातों को बहुत छोटी राशि बार बार चुराई जाती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा निकाला जाता है। तो जो आपके अकाउंट में तरह तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं बैंकों के द्वारा, वो एक तरह के सलामी अटैक ही होते हैं कि बहुत छोटी छोटी राशि में आपका कई साल में कई हजार रुपए गायब हो जाते हैं। बैकअप डेटा की कॉपी रखना है ताकि असली डाटा खोने पर रिकवर किया जा सके। अब हम बात करेंगे तकनीकी विकास और भारत की। एआई का अर्थ है मशीनों में इंसानों जैसी सोचने की क्षमता विकसित करना। मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है जहां मशीनें डाटा से सीखती हैं। आईओटी में रोजमर्रा की चीजें सेंसर और इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, जैसे स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट फैन है। बिग डेटा का अर्थ है कि डाटा का इतना बड़ा आयतन जिसे पारंपरिक तरीकों से संभालना मुश्किल हो, जैसे भारत जैसे देश की जनगणना। क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवाएं, स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं। आईएएस का पूर्ण रूप है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे AWS EC2। SaaS का पूर्ण रूप है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे गूगल डॉक्स। PaaS का पूर्ण रूप है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे डेवलपर्स के लिए। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक है। बिटकॉइन इसी पर बने हैं। 3D प्रिंटिंग से डिजिटल मॉडल को भौतिक वस्तु में बदला जाता है। रोबोटिक्स रोबोट की डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। शब्द रोबोट कॉरल चापेक ने दिया है। ड्रोन तकनीकी का उपयोग कृषि में कीटनाशक छिड़काव और निगरानी के लिए हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी के लिए हेडसेट की आवश्यकता होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी असली दुनिया पर डिजिटल जानकारी को सुपर इम्पोज करता है, जैसे पॉकमैन गो। मेटावर्स एक आभासी साझा स्थान है। वर्चुअल शेयर्ड स्पेस। सीडैक का मुख्यालय पुणे में है, जिसने भारत के सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। भारत का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, जो एआई पर आधारित है। प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपयोग होते हैं। नाविक भारत का अपना स्वदेशी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। आधार को यूआईडीएआई जारी करता है। ई रूपी एक वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क भारत के शैक्षणिक संस्थानों को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ता है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। स्टार्टअप इंडिया नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। मेघराज भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग पहल है। स्वयं भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन खरीद पोर्टल है। फास्टैग RFID तकनीकी पर काम करता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। यह एक एआई चैटबॉट है। बार्ड जो पहले नाम था, वर्तमान में इसका नाम जेमिनी है। यह गूगल का एक एआई चैटबॉट है। डीप फेक एआई का उपयोग करके नकली वीडियो ऑडियो बनाने की तकनीक है। 5G तकनीक में जी का अर्थ जनरेशन है, जो कम लेटेंसी और हाई स्पीड देता है। ई संजीवनी भारत सरकार की टेलीमेडिसिन सेवा है। कोविन पोर्टल कोविड-19 टीकाकरण के लिए बनाया गया था। दीक्षा ऐप शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। विक्रम एस भारत की पहला निजी रॉकेट है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यूपीआई लाइट बिना पिन डाले छोटे भुगतान 500 तक किए जा सकते हैं। इसका बढ़ाकर अब 2000 तक भी कर दिया गया है लिमिट। NEGP
का पूर्ण रूप नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है। साइबर स्वच्छता केंद्र बोटनेट क्लीनिंग और मालवेयर विश्लेषण केंद्र है। डिजी यात्रा हवाई अड्डों पर चेहरा पहचान आधारित प्रवेश प्रणाली है। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम सरकारी कार्यालयों में उपस्थित के लिए है। पीएम वाणी का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराना है। ओएनडीसी ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक ओपन नेटवर्क है। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिश्रण है। एज कंप्यूटिंग में डाटा प्रोसेसिंग स्रोत के करीब की जाती है, क्लाउड पर नहीं। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं होता है और इसे एक्सेस करने के लिए टॉर जैसे ब्राउजर चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर है। स्मार्ट सिटी मिशन में तकनीक का उपयोग शहरी जीवन सुधारने में होता है। एलएसआई का पूर्ण रूप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। आईसी चिप्स तकनीक इसी में आधारित है। वीएलएसआई का पूर्ण रूप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जो चौथी पीढ़ी में प्रयोग हुई थी। यूएलएसआई का पूर्ण रूप अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जो पांचवी पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। एसडीडी में डाटा ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। डिफ्रैगमेंटेशन बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करके कंप्यूटर की गति बढ़ाता है। हाफ डुप्लेक्स में डाटा दोनों दिशाओं में जा सकता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स में डाटा एक साथ दोनों दिशाओं में जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन। सिंप्लेक्स में डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है, जैसे रेडियो कीबोर्ड। बैंडविड्थ नेटवर्क की डाटा ट्रांसफर क्षमता को दर्शाती है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक इमारत या कार्यालय तक सीमित नेटवर्क है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरे देश या महाद्वीप में फैला नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट। मैन एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो एक पूरे शहर को कवर करता है, जैसे केबल टीवी। तो लैन का अगर आप उदाहरण जानना चाहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, वहां पर लोकल फोन लाइन बिछाई जाती है, केवल उसी ऑफिस के लोगों के लिए काम करती है। उसमें एक नंबर होता है, इस केबिन से उस केबिन पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो नेटवर्क में कंप्यूटर के जुड़ने की संरचना है, लेआउट जैसे स्टार, बस और रिंग। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को सभी पोर्ट्स पर भेज देता है। स्विच डेटा को केवल इच्छित डिवाइस को ही भेजता है। राउटर दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है और सबसे छोटा रास्ता तय करता है। गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। तो ये रहे आपके 350 वन लाइनर आपके लेखपाल के कंप्यूटर सिलेबस पर आधारित। उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो बहुत ही ईमानदारी के साथ देखा होगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको बहुत ही कम कीमत में 1-2 रुपए में ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप ये मत सोचिए आपसे बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। आपको 70 से लेकर 120-25 तक लेखपाल की पूरी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। अभी मात्र 100 रुपए में दी जा रही है। जैसे ही एडमिशन 100 के पार होंगे, इसकी प्राइस मैं आपका बढ़ा दूंगा। तो 25 तारीख तक का आपके पास समय है, आप 100 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको एग्जाम तक दी जाएंगी। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप देख ही रहे हैं कि कितने मेहनत से ये कंटेंट लाया जाता है आपके लिए, तो कंटेंट में कहीं पर आपको कोई शिकायत की संभावना नहीं दिखाई दे रही होगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप तैयारी करिए और बार बार रिवीजन करिए। जय हिंद, जय भारत।